हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य के जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर इनका पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। मगध साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हमने वहाँ पे इस चैप्टर में अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। आप पिछले वीडियो में जाके मगध साम्राज्य चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कर लें। इससे आप लोगों का कहीं भी एक भी प्रश्न कहीं से भी छूटेगा नहीं। और ये जितने भी टॉपिक लिए जाते हैं यहाँ पे तो सारे के सारे एनसीईआरटी पे लिए जाते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आज हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से 60 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और हम लोग इनको लगाने वाले हैं। और पिछली वीडियो में आप लोग जाके मगध साम्राज्य चैप्टर पहले पढ़ लें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के इतिहास में कुल कितने प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। देखिए मगध साम्राज्य में कुल कितने वंश ने शासन किया था, तो ऑप्शन है 4 वंश या 6 वंश या 5 वंश या 8 वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 6 वंश ने मगध साम्राज्य पे शासन किया था। इसे ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के किस प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के संस्थापक बिंबिसार थे। देखिए ऑप्शन है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हुए जाना है और हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हम चैप्टर को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर करके पढ़ा रहे हैं पूरे एनसीईआरटी के अनुसार, आप उसी क्रम में आप लोग इस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। क्या पूछा जा रहा है? संस्थापक, तो संस्थापक कौन था मगध साम्राज्य के प्रथम? तो ये था हर्यक वंश, ठीक है। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि तक शासन किया। देखिए यहाँ से आप लोग को एक दो क्वेश्चन ही बनते, क्वेश्चन में भी आप लोग ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का निकल रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से एक क्वेश्चन लिया गया है कि आप लोगों को एक प्रश्न से कम 2-3 प्रश्न निकल जाएं, तो इस क्रम में हमने तैयार किया है। और आप लोग का कहीं भी अगर 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन का मतलब समझ लिए कि 200 प्लस क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन का मतलब 200 प्लस क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग देखिए ध्यान से कैसे निकलता है क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग भी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से भी निकल गया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ निकल गया। अब बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि तक शासन किया, मतलब हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार थे वे किस अवधि तक शासन किया था, समय उसका क्या था। तो इसका ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व, या 494 ईस्वी पूर्व से 462 ईसा पूर्व, या 540 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व, या 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 540 ईसा पूर्व से 494 ईस्वी पूर्व के बीच थे कौन? तो बिंबिसार जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने पहाड़ियों से घिरे किस शहर को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। मतलब सिंपल सी क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी जो बनाया था मगध साम्राज्य की, मगध की साम्राज्य की जो राजधानी बनाई थी वो कौन कौन सा है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली है, राजगिरी है, विदिशा है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। क्या हो जाएगा आंसर? राजगिरी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी जो राजधानी थी राजगिरी, ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। चारों ओर से क्या था? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवास दत्ता के रचयिता कौन थे। बिंबिसार के शासनकाल में जो प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ करते थे वो कौन सा था? स्वप्नवास दत्ता। बोला जा रहा है कि स्वप्नवास दत्ता को किसने लिखा था, मतलब रचयिता कौन थे? चाणक्य थे, अश्वघोष थे, या कविभास थे, या कालिदास थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कविभास जी थे। कौन थे? कविभास जी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का नाम क्या था जिन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज करा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने चैप्टर जब पढ़ाए हैं पिछली वीडियो में, चैप्टर जब पढ़ाए हैं तो उस चैप्टर में पूरी तरीके से एनालिसिस कर हर एक चीज़ को बताया गया। आप लोग एक बार चैप्टर को जरूर देखिए। चैप्टर को देखने के बाद आपका यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलती नहीं होगा। 60 के 60 प्रश्न आप लोग सही करके जाएंगे और उससे 60 में से कम 200 प्लस आप यहाँ से सीख के जाएंगे, 200 प्लस। और इसके बाद आप लोग जब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव किसी भी परीक्षा का आप लगाइएगा तो आप लोग को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग खुद इम्प्रूवमेंट करके देख पाइएगा कि हाँ क्या फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। और कंटेंट में कोई भी यहाँ पे लापरवाही नहीं है, किसी तरह का नहीं, क्योंकि कंटेंट से हम लोग कोई समझौता नहीं कर सकते। कंटेंट एक नंबर का मिलेगा जिसमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसलिए बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का नाम क्या था जिन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज किया था? तो क्या था ऑप्शन? चरक थे, या मथार थे, या जीवक थे, या सुश्रुत थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजवैद्य जीवक ने अपनी उच्च शिक्षा किस प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय से प्राप्त की? वही जीवक जिन्होंने महात्मा बुद्ध का इलाज किया था, तो वो बोला जा रहा है कि किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो नालंदा, या विक्रमशिला, या तक्षशिला, या वल्लभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने तक्षशिला से अपना शिक्षा ग्रहण किया था, उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किस नगर वधु गणिका के पुत्र थे? मतलब ये जो जीवक हैं ये किनके पुत्र थे? ऑप्शन है अम्रपाली, वासदत्ता, या सालवती, या माधवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सालवती की पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु ने सत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी हत्या कर दी? देखिए अजात शत्रु जो है इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। अपने शासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया? अपने पिता का ही हत्या कर दिया। थे इनका पिता कौन थे? उदयन थे, या नागदशक थे, या बिंबिसार थे, या महानंदी थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। वही बिंबिसार है जिसने हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता को ही मार दिया। इस वंश को पता है आप लोग क्या कह सकते हैं? इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश को पितृहंता वंश भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि पिता का हत्या कर दिया इन्होंने गद्दी पाने के लिए, अजातशत्रु ने। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आ गया, पितृहंता वंश। यहाँ से भी हम लोग मार सकते हैं पितृहंता वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग कौन वंश कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का सम्राट बनने से पूर्व अजातशत्रु किस महाजनपद के राज्यपाल थे? देखिए अजातशत्रु जो है जब गद्दी पे नहीं बैठे थे, जिस समय हर्यक वंश के समय बिंबिसार, इनके पिता बिंबिसार थे, तो उस समय ये कहाँ थे? तो उस समय अजातशत्रु वो जो महाजन पद हम चैप्टर पिछली वीडियो में पढ़ा है, महाजन पद के पूरी डिटेल 16 महाजन पद होते थे। 16 महाजन पद में से एक महाजन पद था अंग महाजन पद। वही अंग महाजन पद के क्या थे? ये राज्यपाल थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये अंग महाजन पद के राज्यपाल थे उस समय। कौन? तो अजातशत्रु। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का प्रसिद्ध अन्य नाम क्या था? देखिए इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है मित्रघात, प्रियदर्शी, या कुनिक, या शिलादित्य। शिलादित्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अन्य नाम था कुनिक। क्या नाम था? कुनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली के किस शक्तिशाली गणराज्य को पराजित कर मगध में मिला लिया था? अजातशत्रु ने वैशाली के किस शक्तिशाली गणराज्य को पराजित करके मगध में मिला लिया था? कौन था? लिच्छवी था, या कोल्य था, या शाक्य था, या मल्ल था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी। लिच्छवी को इसने मिला लिया था मगध साम्राज्य में। कौन? अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्यक वंश के किस राजा के शासन काल के दौरान
महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? देखिए, हर्यक वंश के ही राजा थे कौन जिसके समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी? तो वो राजा का नाम क्या था? बिंबिसार या उदयन था या अजातशत्रु या नागदशक? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के ही समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और सोन नदी के संगम पर प्रसिद्ध पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? देखिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर जो प्रसिद्ध पाटलिपुत्र है, इस शहर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन है अजातशत्रु या कालाशोक या उदयन, जिसे उदहन भी कहते हैं, या चंद्रमौर्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा उदयन थे। राजा उदयन थे जिसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मगध की आधिकारिक राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? देखिए, मगध की आधिकारिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, ठीक है। तो राजगिरी से पलटकर राजगिरी से हटाकर कहाँ पे कर दिया गया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित किया वो कौन से राजा थे? उदयन थे या महापद्मनंद थे या शिशुनाग थे या अशोक थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा उदयन थे, ठीक है। और इन्होंने ही ये पाटलिग्राम की स्थापना की थी, मतलब पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने की थी? देखिए, हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना भी कर दिया? तो कौन था? तो नागदशक था या अनिरुद्ध था या मुंड था या महानंदिन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। इसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग। और शिशुनाग ने इसकी हत्या करके कौन सा वंश की स्थापना कर दिया? तो शिशुनाग वंश की ही स्थापना कर देते हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने मगध की नई राजधानी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगिरी है, वैशाली है, विदिशा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। देखिए, यहाँ पे बात को समझिए। जब हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार आए तो उस समय राजधानी कहाँ थी? तो उस समय राजगिरी था राजधानी। और उसके बाद जब राजा उदयन हुए तो राजा उदयन ने कहाँ राजधानी बदल ली? उन्होंने पाटलिपुत्र राजधानी कर लिया। और उसके बाद जब शिशुनाग वंश आए तो शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग राजा थे उन्होंने अपनी इसकी राजधानी कहाँ बदल दी? इन्होंने वैशाली कर दी। इस क्रम को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। शिशुनाग वंश के किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है? शिशुनाग वंश के कौन से राजा थे जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? या शिशुनाग थे या महानंदिन थे या कालाशोक थे या महापद्मनंद थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के ही समय में ये बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति? तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी? देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी? तो कालाशोक था या नागदशक था या महानंदिन, जिसे महानंदन भी कहते हैं, या सुशर्मा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदन था। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक कौन थे? देखिए, मगध साम्राज्य पर नंद वंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक कौन थे? पूछा जा रहा है, मतलब कि नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद है या कालाशोक है या घनानंद है या घनानंदन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदन। महापद्मनंद, ये क्या है? महापद्मनंद। ये क्या है? महापद्मनंद। इसका क्या नाम है? महापद्मनंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश में कुल 9 राजाओं के शासन के कारण इस वंश को अन्य क्या कहा जाता है? मतलब नंद वंश में कुल 9 राजा आए थे, तो इस वंश को हम लोग क्या कहते हैं? नवग्रह वंश या क्षत्रिय हंता वंश या नंद वंश या माला वंश? इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौनंद भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नौनंद भी। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महापद्मनंद ने किस क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां से भगवान जिन की मूर्ति मगध ले आया था? देखिए, महापद्मनंद ने जब आक्रमण किया था
तो वहाँ से भगवान जिन की मूर्ति ले गया था, आक्रमण किया था। तो जब आक्रमण करने के बाद वहाँ से क्या उठा के लेके चले आया, जिन की मूर्ति है, ठीक है, जिनकी मूर्ति उठा के लेके चले आए। तो वो कौन सा था, अवंती था या कौशल था या कलिंग था या वज्जी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने कहाँ से उठा के लेके चलाया था, तो कलिंग से लेके उठा के लेके चलाया था, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ से जिनकी भगवान जिन की मूर्ति भी उठा के लेके चलाया। कौन, तो महापद्म नंद। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महापद्म नंद ने कलिंग में किस प्रसिद्ध नहर या झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील था या पुष्यगुप्त नहर था या भारतवर्ष नाम की झील था या जिनाल झील था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उस झील का नाम क्या था, भारतवर्ष नाम की झील था, ठीक है। इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष झील के निर्माण का उल्लेख चेदी शासक खारवेल के किस अभिलेख में मिलता है? तो इस ये जो भारतवर्ष झील जो निर्माण हुआ है उसका उल्लेख बोला जा रहा है कि चेदी के शासक खारवेल के किस अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है या ऐहोल अभिलेख में या हाथी गुम्फा अभिलेख में या सोहगौरा ताम्रपत्र में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के उस अंतिम शासक का नाम क्या था जो अत्यंत लोभी और अत्याचारी था? तो ऑप्शन है महापद्म नंद, यशु शर्मा था या घनानंद था या कालाशोक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये घनानंद ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही अत्यंत लोभी और अत्याचारी था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी विश्व विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? देखिए, यूनानी विजेता जो सिकंदर था, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन है 334 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व और 305 ईसा पूर्व। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 327 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, 334 बीसी में मतलब 334 ईसा पूर्व में राजा फिलिप की मृत्यु के पश्चात सिकंदर कहाँ का शासक बना? देखिए, फिलिप इनके पिता थे, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप। फिलिप की जब मृत्यु होता है तो सिकंदर कहाँ का शासक बना? तो बेबीलोन का बना या सीरिया का बना या मकदूनिया का बना या फारस का बना? तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकदूनिया का शासक बना। और बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मकदूनिया में इन्होंने शासक यहाँ का बना जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक बात और आपको बता दें, इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस पे एनसीईआरटी के आधार पर जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, पहले चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लगाए जाते हैं, जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, किसी भी तरह से कोई डाउट भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, चैप्टर ऑलरेडी आप लोग खुद पढ़ेंगे तो आप लोग को खुद अनुभव होगा कि चैप्टर के बाद हम लोग एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करते तो हम लोग का कोई डाउट रहने का बात ही नहीं होता है। तो इस क्रम से हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें हम लोग को। आगे देखते हैं, सिकंदर ने हिंदकुश की पहाड़ियों को पार कर किस प्रसिद्ध दर्रे से भारत में प्रवेश किया? देखिए, सिकंदर जब भारत में प्रवेश किया तो कहाँ से आए थे? तो देखिए, हिंदकुश की पहाड़ी को पार करके प्रसिद्ध दर्रे से भारत में प्रवेश, मतलब बोला जा रहा है कि हिंदुकुश की जो पहाड़ी पार किया तो वो कौन से दर्रे से आया था? दर्रे मतलब क्या होता है, एक छोटा सा पतला ऐसा रास्ता होता है पहाड़ के नीचे से, ठीक है। तो उस दर्रे का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा है, बोलन दर्रा है या काराकोरम दर्रा है या खैवर दर्रा है या सिपकिला दर्रा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैवर दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खैवर दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर के भारत प्रवेश के समय तक्षशिला के किस राजा ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया? मतलब सिकंदर के भारत में प्रवेश के समय तक्षशिला के किस राजा ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया? पोरस था या चंद्रगुप्त था या आम्बी था या घनानंद था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा आम्बी थे, राजा आम्बी थे। यहाँ पे एक रोचक तथ्य हैं जो हम बताने का प्रयास करते हैं। हालांकि मैंने चैप्टर में पूरी डिटेल में बताया है, आम्बी कौन था, क्यों डर गया था सिकंदर जब, पूरा डिटेल में बताया। आप लोग एक बार चैप्टर को जरूर पढ़िएगा पिछले वीडियो में जाके, ठीक है।
देखिए सिकंदर जब भारत में प्रवेश किया ना तो पूरी सेना के साथ एकदम बहुत ही विशाल सेना के साथ आया। तो जब आया ना तो ये खैबर दर्रा ये देखिए कौन सा दर्रा था, खैबर दर्रा होते हुए जब भारत में एंट्री किया तो वहाँ तक्षशिला के पास एक आम्बी नाम का एक राजा हुआ करते थे। वहाँ जब आया ना तो उसकी सेना और सिकंदर को देख के इन्होंने युद्ध के बजाय आम्बी ने, राजा आम्बी थे, राजा आम्बी ने युद्ध के बजाय क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया डर से कि हम आपसे युद्ध नहीं करवाए। मतलब बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन से जैसे राजा जो सिकंदर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया था वही राजा आम्बी थे। इस बात को आप लोग ध्यान में दिए रखिएगा। अगला प्रश्न है, झेलम से चेनाब नदी के मध्य राज्य करने वाले किस प्रतापी राजा ने सिकंदर के आगे समर्पण नहीं किया। देखिए वही जब वो राजा अम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम से चेनाब नदी के बीच एक राजा होते थे जिसका नाम था क्या, उस राजा का नाम पूछा जा रहा है। कौन से राजा थे जिन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो वो राजा कौन थे, तो राजा पोरस थे या महापद्मनंद थे या अम्बी थे या सिमुख थे। ये तो ऑलरेडी होगा नहीं क्योंकि पिछली वीडियो में तो, पिछले क्वेश्चन में तो हम बता ही दिया, राजा अम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और देखिए तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा पोरस। राजा पोरस उस समय सिकंदर के सामने डरे नहीं और डट के लड़ाई करने का सामना किया, बोला कि नहीं हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सोचिए राजा पोरस थे वही, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पिस का युद्ध होता है जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखते ही जाइए, बनते जा रहा है। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है। हम बता दिए हैं कि 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन मतलब 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन का मतलब है कि 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, आप लोग सिर्फ फैक्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाइएगा। लेकिन पिछली वीडियो में आप लोग जाकर पहले चैप्टर एक बार जरूर देख लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिकंदर और राजा पोरस, देखिए ये आत्मसमर्पण नहीं किया, सबसे पहला बात। राजा पोरस क्या किया, सिकंदर के आत्मसमर्पण नहीं किया, इसने युद्ध करने का ऐलान किया। जब इसके इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध को क्या नाम दिया गया, तो हाइडेस्पिस का युद्ध नाम दिया। इस युद्ध को क्या कहा जाता है, हाइडेस्पिस का। हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है, इसे झेलम का भी युद्ध कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए, इसे क्या कहता है, झेलम का युद्ध का भी कहा जाता है। या एक और नाम है, इसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। इसका 3 नाम है, हाइडेस्पिस का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। झेलम का युद्ध इसलिए बोला गया क्योंकि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कब लड़ा गया था। ठीक है, समय पूछा जा रहा है, तो 327 ईसा पूर्व या 325 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिस का युद्ध किस आधुनिक नदी के तट पर लड़ा गया। ये भी हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में बता ही दिए, रावी था या चेनाब था या झेलम था या सिंधु था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विजेता सिकंदर के अति प्रिय प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था या कंधक था या बुकाफेला था या सुग्रीव था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकाफेला। इस घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला, सिकंदर के घोड़े का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, महान यूनानी आक्रांता सिकंदर की मृत्यु इराक के किस प्राचीन शहर में हुआ था। मतलब सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था, सूसा में या बगदाद में या बेबीलोन में या अलेक्जेंड्रिया में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, घनानंद की हत्या कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। देखिए घनानंद की हत्या करके किसने मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, अशोक सम्राट या बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, किनको मार के, तो घनानंद को मारकर। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु का नाम क्या था। देखिए ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु का नाम क्या था जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और
वो कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। यहाँ से भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो यहाँ बन गए और चौथा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग अभी डील करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो कौन थे? तो भद्रबाहु या उपगुप्त या चाणक्य, कौटिल्य या पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, ठीक है, इसी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनको चाणक्य भी कहते हैं, इनको कौटिल्य भी कहते हैं, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि चंद्रगुप्त मौर्य के महान गुरु चाणक्य तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य के महान गुरु चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के किस पद पर थे? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो तक्षशिला में विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, मतलब वहाँ पे कुछ थे, तो क्या थे देखते हैं। तो कुलपति थे या छात्र थे या अध्यापक थे या राजवैद्य थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक थे। तक्षशिला के अध्यापक थे कौन? तो चाणक्य। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध राजनीति आधारित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई थी राजनीतिक आधारित जो बुक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका था या मुद्रा राक्षस था या अर्थशास्त्र था या नीतिशास्त्र था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखा है कौन? तो चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था जिसमें वह पराजित हुआ? देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने किस वर्ष भारतवर्ष पर आक्रमण किया था? तो किस पर आक्रमण किया? उस समय राजा थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, और उस समय वो पराजित भी हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। तो ये कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में या 261 ईसा पूर्व में या 185 ईसा पूर्व में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त से करवाया? देखिए, यहाँ पे बात समझिए। सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य पे आक्रमण किया तो ये तो ऑलरेडी हार गए। कौन? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से। हारने के बाद इन्होंने समझौता किया। समझौता में ये बात रखा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे और हम लोग मेल मिलाप से रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। तो पूछा जा रहा है कि वो उसकी पुत्री का नाम क्या था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है संघमित्रा होगा या सालवती होगा या हेलेना था या शुभद्रांगी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलेना। इन्होंने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। कौन? तो सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस द्वारा भेजा गया प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा जो भेजा गया था कि यूनानी राजदूत वो कौन था? डायमेकस था या फाहियान था या मेगास्थनीज था या अलबरूनी था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। और एक बात, अच्छा चलिए, यहाँ क्वेश्चन आ ही गया। अभी हम बताते कि मेगास्थनीज जो है कौन सी बुक लिखी है, तो खैर ये प्रश्न ही आ गया। तो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था या एंटियाकस ने लिखा था या मेगास्थनीज ने लिखा था या खारवेल ने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। देखिए, मौर्य काल की शासन व्यवस्था और विस्तृत करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? एक इंडिका था, और इस इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। इस बात को आप लोग, सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी मौर्य काल के बारे में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक सुदर्शन झील है, उसका बोला जा रहा है निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया, रुद्रदामन ने करवाया या चंद्रगुप्त मौर्य ने या पुष्यमित्र शुंग ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्र मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार का प्रसिद्ध अन्य नाम या उपनाम क्या था। देखिए, चंद्र मौर्य के बाद जो इनके पुत्र आए कौन थे, बिंदुसार। बिंदुसार का बोला जा रहा है कि अन्य नाम क्या था, उसका उपनाम क्या था, कोनिक था या देवनाम प्रिय था या मित्रघात था या प्रियदर्शी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अन्य नाम क्या था, अमित्रघात। किसका, पुष्यमित्र, अच्छा सॉरी, ये बिंदुसार का। किसका नाम था, बिंदुसार का। अन्य नाम क्या था, अमित्रघात। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के मौर्य दरबार में आने वाले सीरियाई राजदूत का नाम क्या था। देखिए, बिंदुसार के जो है मौर्य दरबार में आने वाले सीरियाई, मतलब सीरिया के राजदूत का नाम क्या था, सीरिया। तो मेगास्थनीज था या हेरोडोटस था या डायमेकस था या हैनसंग था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन आए, डायमेकस। और चंद्र मौर्य के दरबार में कौन आए, चंद्र मौर्य के दरबार में क्या ना, मेगास्थनीज आए। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीजें मांगी, जिसमें उसने क्या देने से मना कर दिया। देखिए, मीठी शराब या दार्शनिक या सूखा अंजीर या युद्ध के हाथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक। देखिए, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की। तो 3 चीज़ पता है क्या क्या मांगे थे। इन्होंने मांगा था मीठी शराब चाहिए हमको, सूखा अंजीर चाहिए और दार्शनिक चाहिए। यही 3 चीज़ मांगे थे, ठीक है। लेकिन उनमें इन 3 चीज़ों में से उन्होंने एक चीज़ मना कर दिया, नहीं दिया। कौन सा ऐसा चीज़ था, तो दार्शनिक। उन्होंने दार्शनिक नहीं दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मीठी फल और सूखा अंजीर ये भिजवाए उनके लिए, बिंदुसार के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं दी है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य सम्राट बिंदुसार के पश्चात उनके किस महान पुत्र ने मगध का शासन संभाला। मौर्य सम्राट बिंदुसार के पश्चात उनके किस महान पुत्र ने मगध का शासन संभाला। दशरथ मौर्य था, बृहद्रथ था या अशोक मौर्य था या कुणाल था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मौर्य। अशोक मौर्य था, क्या था, अशोक सम्राट, वही अशोक सम्राट जिसको कि मौर्य कहते हैं। मतलब कि अशोक, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में अशोक सम्राट किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक की माता ऐतिहासिक नाम क्या था। देखिए, बिंदुसार के पुत्र जो अशोक थे, अशोक की माता का नाम क्या है, ठीक है। त्रिशला है, हेलेना है या शुभद्रांगी है या सुधरा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभद्रांगी था नाम, ठीक है, था शुभद्रांगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर भीषण आक्रमण किया। अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 150 ईसा पूर्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन की विस्तृत जानकारी उनके किस शिलालेख में मिलती है। 10वें शिलालेख या 7वें शिलालेख या 13वें शिलालेख या प्रथम शिलालेख में। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए, कलिंग पर जब आक्रमण किया अशोक ने जब आक्रमण किया तो इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे निर्दोष भी मारे गए। इस चीज से आहत होकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, बहुत दुखी होकर हृदय परिवर्तन हुआ इनका। इतने की मृत्यु को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और इस बात की जानकारी बोला जा रहा है कहाँ है, तो इस बात की जानकारी अशोक के जो 13वें शिलालेख हैं उसमें इस बात की जानकारी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने किसकी सहायता से बौद्ध धर्म स्वीकारा था। मतलब कलिंग युद्ध के उपरांत जब हुआ था तो अशोक ने किसकी सहायता से बौद्ध धर्म को, देखिए आगे चलकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। जब इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो इसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। तो किन की सहायता से, भद्रबाहु की सहायता से या चाणक्य की सहायता से या उपगुप्त या वसुमित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त की सहायता से इसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों में उसे किस उपाधि से विभूषित किया गया। अशोक के अभिलेखों में उसे किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो कोनिक से या मित्रघात से या देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी या शुक्रोपम से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अशोक को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी भी कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा या यूनान भेजा या चीन भेजा या म्यांमार भेजा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने श्रीलंका भेजा। देखिए, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया तो उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। तो कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किस लिए? तो इसके प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? देखिए, अशोक के शासनकाल जब था तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र में कौन सी संगति हुई थी? क्योंकि बौद्ध धर्म के 4 संगतियां हुई थी, तो बोला जाए उस 4 संगति में कौन सी संगतियां हुई थी? ऑप्शन है प्रथम या द्वितीय या तीसरी बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध संगति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? उस समय अमात्य कहा जाता था या समाहर्ता या पुरोहित या सन्निधाता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमात्य कहा जाता था। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था के दौरान सामान्यतः जनता से लिया जाने वाला कर, मतलब टैक्स कितना था? मौर्य शासन काल में जो है उस समय टैक्स कितना चलता था? 1/4 भाग, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग उस समय चलता था। अगला प्रश्न है। सम्राट अशोक के शिलालेख को पढ़ने में वर्ष 1837 में सर्वप्रथम किसे सफलता प्राप्त हुई? देखिए, 1837 में शिलालेख को जो पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? टिम पेनथेलर ने या विलियम जोन्स ने या जेम्स प्रिंसेप ने या जॉन मार्शल ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो बोला जा रहा है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे जिसकी हत्या किसने कर दी थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसका ऑप्शन है कुणाल है या दशरथ है या वृद्धरथ है या देवभूति है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर मगध पर किस नए राजवंश की स्थापना कर दी? कर्ण वंश की या छेदी वंश या सातवाहन या शुंग वंश की? तो इन्होंने क्या कर दिया था? शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। आप लोग के 60 के 60 प्रश्न हमने करवा दिए। ठीक है, और पिछली वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक हमने करवाए, हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 16 महाजनपद, आपका ये मगध साम्राज्य, इनके जितने भी चैप्टर थे हम चैप्टर को पहले पढ़ा दिए हैं। उसके पढ़ाने के बाद उसके जस्ट अगले वीडियो में हमने सारे का सारा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी सब चैप्टर वाइज करवाए हैं। ठीक है, तो आप लोग पिछली वीडियो में एक बार चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पे जाके आप लोग पूरी डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, और चैप्टर पढ़ाने के बाद जस्ट उसका एमसीक्यू भी लगवाया जाता है, जिससे कि आप लोगों का क्वेश्चन में कोई तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।